रविंद्र सिंह आपके साथ। आइए शुरुआत जोधपुर की खबर से करेंगे, जहां पर अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में सह आरोपी आबिदा परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आबिदा से पूछताछ कर रही है। सबूत इकट्ठा होने के बाद आबिदा को अरेस्ट किया गया। तो बड़ी डेवलपमेंट, बड़ा अपडेट अनीता चौधरी ब्यूटिशियन हत्याकांड में सामने आया है, जहां पर मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में सह आरोपी थी आबिदा परवीन। पुलिस आबिदा से पूछताछ कर रही है। सबूत इकट्ठा होने के बाद, वाकई जाहिर तौर पर सबूत इकट्ठा होने के बाद ही ये अरेस्टिंग की गई है पुलिस की तरफ से। तो जोधपुर के अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल की है। बड़ा कदम उठाते हुए मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी, जो कि सह आरोपी है, उसे गिरफ्तार किया है। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी भले ही पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन तफ्तीश में जुटी पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने आरोपी की पत्नी आबिदा से पूछताछ की है। पुलिस के मुताबिक आबिदा को पूरी साजिश का पता था। पूछताछ में उसने बताया कि अनीता को शरबत में दवाई पिलाई थी। बेहोश होने के बाद मुंह बोले भाई ने बहन की हत्या कर दी। अनीता की बॉडी को चॉपर से काटा गया। शव के 6 टुकड़े कर बोरे में भरकर 10 फीट नीचे दफना दिया। 28 अक्टूबर को आबिदा लौटी तो पति गुलामुद्दीन शव पर मिट्टी डालते नजर आया था। पत्नी के पूछने पर गुलामुद्दीन ने अनीता की हत्या की जानकारी दी थी। गुलामुद्दीन ने वारदात को अंजाम देने के पहले ही जेसीबी से गड्ढा करा लिया था, जिसके बाद गुलाम ने आबिदा को पीहर भेज दिया। वापस आई तो बताया कि अनीता को घर के पीछे गाड़ दिया है। डीएसपी राजश्री वर्मा के मुताबिक आबिदा पूरी साजिश में शामिल थी। अभी तक जो जांच में सामने आ रहा है कि एक शरबत में दवा मिलाकर पिलाया था, और जैसा मैंने बताया कि उद्देश्य था कि भाई इसके पास पैसे है या फिर जो भी सोने चांदी के जेवर हैं वो बेसिकली लूट कर अपना कर्जा ये चुकाना चाहते थे। बट उस पूरी प्रक्रिया में इस महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद फिर ये जो आरोपी है वो इस तरीके का कार्य करता है। डीएसपी राजश्री वर्मा के मुताबिक पुलिस 1.5 दर्जन लोगों को डिटेन कर पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि वो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को जल्द ही पकड़ लेगी। गौरतलब है कि अनीता के परिजनों ने 27 अक्टूबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सरदारपुर थाने में दर्ज कराई थी, जिसे तलाश करते हुए पुलिस 29 अक्टूबर को गंगाना स्थित गुलामुद्दीन के घर पहुंची थी, जहां उसका शव टुकड़ों में बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक गुलामुद्दीन को जुए की लत थी, जिसके चलते उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई है, डीएसपी ने बताया कि कई लोग गुलामुद्दीन से रुपए मांगते थे। उसने अपनी पत्नी को बताया था कि अनीता के पास सोना चांदी और नकदी है, वह उसे प्राप्त कर अपना कर्ज उतारना चाहता है, इसलिए ही उसने अनीता को बुलाया था। उसके बुलावे पर ही अनीता बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से गुलामुद्दीन के यहाँ गई थी। ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड बनती है। प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी इसके विरुद्ध धारा लगेगी। इसको हम जल्दी अभी गिरफ्तारी इसके दिखाएंगे। साक्ष्य इकट्ठा हो गए इसके विरुद्ध। इसके अलावा जो मेन आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम पिछले 1 दिन से लगी हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं कि वो किस दिशा में गया है, किस तरफ भागा है, और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसे भी हम गिरफ्तार करके इस पूरे प्रकरण को हम खोलेंगे। बहरहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन जब तक गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि गुलामुद्दीन को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। हालांकि केस की जांच से जुड़े अधिकारियों ने सीधे तौर पर इससे इनकार किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पुलिस के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए हैं और उसे राउंड अप कर लिया गया है।
जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल हत्या की वजह पता नहीं चल पाई है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने अनीता से ब्याज पर रुपए उधार ले रखे थे, वह ब्याज चुका नहीं पा रहा था। महिला को रुपए देने के लिए आरोपी ने घर बुलाया था, फिर उसकी हत्या कर दी थी। आशंकाएं अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ही इस केस से जुड़े कई राज सामने आ पाएंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। वहीं झुंझुनू के एक युवक को व्हाट्सएप पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला झुंझुनू शहर का है। कोतवाली एसएचओ पवन चौबे ने बताया कि वार्ड नंबर 46 निवासी प्रवीण स्वामी ने थाने में रिपोर्ट दी है। 29 अक्टूबर को वॉइस कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताते हुए अपना नाम वीरेंद्र चारण बताया। इसके बाद 30 अक्टूबर कॉल आया और 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। 31 अक्टूबर को फिर से व्हाट्सएप मैसेज कॉल आया और 5 दिन का समय देते हुए 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये अपने चूना चौक के पास जो स्वामी रहते हैं उनको एक कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल, जिसमें उसने फिरौती की मांग की कि 50 लाख मांगे, फिर 1 करोड़ रुपए मांगे, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी। मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश की जा रही है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर तैयारियों में निर्वाचन आयोग फाइनल टच देने में जुटा है। 7 विधानसभा सीटों पर आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव को प्रभावित किया जा सकने वाले सभी रास्तों पर चुनाव आयोग सख्त नजर बनाए हुए है। चुनाव आयोग ने अब तक 13.5 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध सामग्री जब्त कर ली है, जबकि पुलिस थानों में 17,212 लाइसेंसी हथियार जमा कर 9,966 लोगों को पाबंद कर दिया गया है। इन 7 सीटों पर 69 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में कुल 19,36,533 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें से 3,193 मतदाता को होम वोटिंग का मौका मिलेगा। चुनाव वाले 7 जिलों में से 4 की सीमाएं पड़ोसी राज्यों से लगती हैं, जहां विशेष निगरानी के लिए नाके लगाए गए हैं। सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में संवेदनशील इलाकों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि सुरक्षित, भय रहित और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न करवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो उपचुनाव का रण है। 10 लाख पुरुष और 9,32,000 महिला मतदाता इन 7 सीटों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन 7 सीटों पर 1,862 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 53 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि सुचारू रूप से वोटिंग का कार्य संपन्न हो। 241 मतदान केंद्र शहरी इलाकों में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हैं। 1,621 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं और 1,122 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी। दिखता रहेगा कैसे मतदान का कार्य चल रहा है। 69 उम्मीदवार नामांकन वापसी के बाद अब 7 सीटों पर मैदान में बचे हैं। 10 महिला उम्मीदवार हैं, 59 पुरुष प्रत्याशी हैं। सलूमर में सबसे ज्यादा, या यूं कहें कि सलूमर में सबसे कम 6 उम्मीदवार हैं। रामगढ़ और 84 बराबर का मुकाबला यहां 10-10 उम्मीदवारों के आपस में है। झुंझुनू विधानसभा में 11 उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ देवली उनियारा विधानसभा में 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। चुनाव संपादित हुए थे, उसमें जो हमारे इन 7 असेंबली सेगमेंट्स में जो पोलिंग स्टेशंस थे, उसमें हमने जो मेन पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। वो एज इट इज इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेम रखते हुए उनकी कुल संख्या 1862 है, जिसमें झुंझुनू के 249 हैं, रामगढ़ के 278 हैं, दौसा के 235 हैं, देवली उनियारा के 296 हैं, खीमसर के 264 हैं, सलूम्बर में 296 हैं और 84 में 244 हैं। पर हमने जो सहायक मतदान केंद्र थे वो 22 बढ़ाए हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां अब करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। 7 विधानसभा सीटों के ऊपर करीब 19,53,000 से ज़्यादा मतदाता मतदान करेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारी है कि इन सभी सीटों के ऊपर
बिल्कुल भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। इसके लिए लगातार सीजर की कार्रवाइयां जारी हैं, लोगों को पाबंद किया जा रहा है, हथियार जो कि लाइसेंस शुदा हैं वो भी जब्त किए जा रहे हैं। फिलहाल जो निर्वाचन आयोग है वो कोशिश कर रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जितना मतदान इन 7 विधानसभा सीटों पर हुआ था उससे ज़्यादा मतदान कराया जाए। इस बार होम वोटिंग का भी लोगों को मौका दिया जा रहा है, जिसमें जो बुजुर्ग और दिव्यांग है वो घर से ही मतदान कर सकेंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में दीपावली त्योहार पूरे होने के बाद अब सोमवार से चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। बीजेपी के विधायक जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि 7 सीटों पर भाजपा जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख स्तर तक काम पूरा कर चुकी है। हर एक विधानसभा में आवश्यकता अनुसार भाजपा के स्टार प्रचारक उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और भजनलाल सरकार का जो कार्यकाल है जिसमें ऐतिहासिक फैसले हुए हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे। गोठवाल ने दावा किया कि 7 सीट बीजेपी जीतेगी। भाजपा ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। ने बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक काम किया और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी है, त्योहार के निकलते ही हम सब लोग प्रत्येक विधानसभा में आवश्यकता अनुसार जाएंगे और 10 महीने के माननीय भजनलाल सरकार का जो कार्यकाल है जिसमें ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, निश्चित तौर पर वो जनता तक पहुंचा है। पूरे राजस्थान के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है। देवली उनियारा में हनुमान बेनीवाल के बाद बीएपी का समर्थन नरेश मीणा को मिलने के मामले में कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि उपचुनाव में हमारे सारे उम्मीदवार जीतेंगे। कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूरा समर्थन देगी। हमारे उम्मीदवार लंबे समय से जनसेवा में जुटे हैं। जनता का मन 10 साल के कुशासन से भाजपा के खिलाफ है। प्रदेश की जनता हमारी पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को याद कर रही है। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के 7 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। देवली उनियारा समेत अन्य जो क्षेत्र हैं सब जगह स्थानीय उम्मीदवार हैं जो लंबे समय से समाज सेवा और समाज के उत्थान के कार्य में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो 10 वर्ष का शासन है इसकी विफलताओं के आधार पर और कांग्रेस सरकार ने जो जनउपयोगी जनहितकारी कार्य किए थे, लगातार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया। चूरू में बदमाशों ने एबीवीपी के पूर्व मंत्री की डंडों और सरियों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक के साथी ने बीच बचाव किया तो उसकी भी पिटाई कर दी। इसके बाद बदमाश थार गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे की है। पुलिस की शुरुआती जांच में गाड़ी किराए को लेकर रंजिश की बात सामने आ रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक के चाचा प्रेमचंद प्रजापति ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल ली गई थार कार को जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में भी लिया है। हमारे वार्ड नंबर 46 का युवक नरेंद्र प्रजापति जो रात्रि को डाबला गांव के अंदर शराब का ठेका है उसके पास में एक दुकान पे अपने 5 साथियों के साथ पार्टी कर रहा था और पार्टी करके रात को 11-12 बजे के बीच में घर के लिए रवाना हुआ। उसकी रंजिश बूटिया गांव के अमित उर्फ मिथिला एवं शुभम ढाका नाम के व्यक्तियों से होना बताया जा रहा है। ये रात लगभग 1 बजे बन गई थी। सऊदी यहाँ आए थे। डाबला गांव का अपने नरेंद्र उर्फ किसक भीमराज जी जाति प्रजापति उम्र 25 साल, जिनको वो रास्ते में रोक के एक थार गाड़ी में 2 आदमी थे चोट मारना बता रहे थे। तो 1-2 गाड़ी के अंदर बता रहे थे। इसके बारे में एफआईआर दर्ज हुई है। झुंझुनू के रीको इलाके में किराए के मकान में रहने वाली महिला की हत्या का एक मामला सामने आया। मकान मालिक ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत के साथ सिटी डीएसपी कोतवाली सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौके से साक्ष्य एसएफएल एमओबी डॉग स्क्वाड टीम ने मौके से सबूत जुटाए। एएसपी देवेंद्र सिंह ने बताया कि महिला कमला किराए के मकान में रहती थी। पहली नजर में यह मामला हत्या का लग रहा है। यहाँ रिको एरिया में एक
महिला की मृत्यु के हत्या के संबंध में जो है सूचना मिली है, जिस पर मैं एडिशनल एसपी, मेरे साथ सदर डिप्टी एसपी और सिटी डिप्टी एसपी, एसएचओ कोतवाल, एसएचओ सदर यहाँ उपस्थित हैं। हमने डॉग स्क्वाड यहाँ बुला लिया है। एफएसएल टीम और एमआईयू टीम वो यहाँ पे आई हुई है, अभी उसका परीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद में जैसा नतीजा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक स्तर पे है, ये चीज़ें अभी बताना सही नहीं है। पूरा जब चीज़ें क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम आप। तो यहाँ किराए के मकान पर रहती थी क्या महिला? हाँ। कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंची नागपुर अजमेर ट्रेन के जनरल कोच के टॉयलेट में एक ट्रेन यात्री का शव मिला। यात्री की पहचान नागपुर निवासी सैयद हैदर अली के रूप में हुई है, जो नागपुर से अजमेर जियारत करने के लिए जा रहा था। ट्रेन के टॉयलेट में यात्री की मौत कैसे हुई, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। कोटा जीआरपी ने परिजनों को सूचना दी। कोटा पहुंचे मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्द किया गया। फिलहाल जीआरपी प्रकरण की जांच कर रही है। मौत हुई है, उनका नाम हैदर अली था, नागपुर के रहवासी थे। मैं उनका जीजा हूँ और वो अजमेर के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे, जियारत करने के लिए जा रहे थे वो, और नागपुर से निकले थे सुबह के टाइम पे, और उनकी बाथरूम में डेथ हो चुकी थी कोटा जंक्शन पे। नागपुर अजमेर की यात्रा कर रहा था एक पैसेंजर, जो इंजन के पीछे वाले जनरल कोच में था। बाथरूम में अचेत अवस्था में मिला था। दौसा में हुड़दंगियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। कई घरों और दुकानों के बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं। इस दौरान घरों में दुकान के शटर पर अपने देसी जुगाड़ से पटाखे जलाए, जिससे उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे। इतना ही नहीं, बदमाशों ने एक स्कॉर्पियो को भी आगे पीछे करके स्टंट करते हुए नजर आए। हालांकि वीडियो सामने आने में के बाद पुलिस भी एक्शन में है और कुछ युवकों को डिटेन भी कर लिया गया है। बाकियों की तलाश कर रही है। तीर्थ नगरी पुष्कर में मेले से ठीक पहले एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। ग्रामीणों के शोर मचाने पर पैंथर खेत के रास्ते भागता हुआ गनाहेड़ा गांव की तरफ चला गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीण ने एकजुट होकर पैंथर को भगाने की कोशिश की, जिसके चलते पैंथर ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिसके हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। पहले पुष्कर के गुडंबा पहाड़ी के पास पैंथर की मूवमेंट मिली थी। पुष्कर मेले में यहां बड़ी संख्या में पशुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तीर्थ नगरी पुष्कर की ये खबर, तस्वीरें, जहां पुष्कर में मेले से ठीक पहले फिर से पैंथर का मूवमेंट देखा गया। ग्रामीणों ने शोर मचाया, पैंथर भाग गया, खेत के रास्ते भाग गया, गनाहेड़ा गांव की तरफ वो चला गया। वीडियो भी सामने आया है पैंथर का। ग्रामीणों ने एकजुट होकर पैंथर को भगाने की कोशिश की और एक युवक पर इस दौरान हमला भी कर दिया पैंथर ने। इस युवक को गंभीर चोटें आई हैं। रणथंभौर से बड़ी खबर, टाइगर के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कचीदा माता वन क्षेत्र में टाइगर ने हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। उलियाना निवासी भरतलाल मीणा की मौत हुई है। बकरियां चराने के दौरान यह हमला किया गया। वन विभाग के प्रति लोगों में अब भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। रणथंभौर में आपको बता रहे हैं, ये लोगों की भारी भीड़ इसलिए जुटी हुई है कि एक टाइगर ने हमला किया एक व्यक्ति पर। इस हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई है, मौत हो गई है उसकी। कचीदा माता वन क्षेत्र में टाइगर का यह हमला किया गया। उलियाना निवासी भरतलाल मीणा की मौत हो गई है। इस दौरान आपको बता दें, बकरियां चराने के दौरान, मतलब वो युवक जिस पर हमला किया वो बकरियां चराने के लिए गया हुआ था और उसी दौरान टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। हमले में युवक की जान चली गई है। वन विभाग के प्रति अब लोगों में भारी गुस्सा है, आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हो गए और वन विभाग से नाराजगी साफ तौर पर उन्होंने जाहिर की। बांसवाड़ा जिले के डाबरा पाड़ा कुंडली गांव में 50 वर्षीय व्यक्ति की लठ मारकर हत्या कर दी गई। कचरू का बेटा एक युवती को अपने साथ ले गया था। इससे गुस्साए लड़की के परिजन लड़के के घर पहुंचे थे। विवाद के दौरान लड़के के पिता ने कचरू से मारपीट की। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक का बेटा पहले भी उसी लड़की को लेकर
चला गया था, जिसके बाद समाज के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों में समझौता हुआ। युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया गया था। लगभग 15 दिन पहले युवती फिर से कचरू के बेटे के साथ फरार हो गई। इस घटना से नाराज लड़की के परिजन मृतक के घर पहुंचे और विवाद के दौरान कचरू पर लठ से हमला कर दिया। वहीं मोटा गांव थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर रही है। ये क्या है कि जो मृतक है कचरूलाल जो दावड़ा का रहने वाला है, उसका बेटा है कांतिलाल, जो गांव की एक नातू पिता पूजा की जो पुत्री है गीता, उसको करीब 10 माह पहले लेके भाग गया था, जिसका जाति समाज के अनुसार फैसला करना किया था, जो 15 दिन तक उस लड़की को सुपुर्द कर दी थी। उसके बाद वापस वो लड़की उस कांतिलाल के साथ वापस भाग गई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में आपसी रंजिश चल रही थी। इस रंजिश को लेकर कल ये जो नाथू के परिवार में लड़की के जो परिवार वाले थे, वो फैसला करने के उद्देश्य से उसके गाँव गए थे। तो करीब रात की 8 साढ़े 8 बजी थी। जो मृतक था जो उसके आंगन में बैठा हुआ था, आपस में गाली गलौज हुआ। डूंगरपुर जिले की धंबोला थाना पुलिस ने 84 विधानसभा उपचुनाव के तहत राजस्थान गुजरात की मांडली चेकपोस्ट पर सीजिंग की कार्रवाई की, जब्ती की कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 लोडिंग टेम्पो से चालकों से कुल 5,80,000 का कैश जब्त किया है। कैश के संबंध में दोनों ड्राइवर को जवाब कुछ नहीं दे पाए संतोषजनक। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पर नाके में लगे जाब्ते द्वारा आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा था, तो चिमलवाड़ा से मैगरीज को जाते वाहन 2 लोडिंग ऑटो को चेक किया गया, जिसमें एक ऑटो में इब्राहिम पिता इशाक चिमलवाड़ा, जिससे 1,55,000 रुपये संदिग्ध रूप से प्राप्त हुए, और दूसरा इरफान पिता इब्राहिम चिमलवाड़ा, जिसे 3,85,000 रुपये संदिग्ध रूप से प्राप्त हुए हैं। उस राशि के बारे में दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिससे राशि को निम्नानुसार जब्त किया गया है, जिसमें अभी कार्रवाई जारी है। राजस्थान में जाना जाता है। कोचिंग सिटी कोटा में भी गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ खेड़ली फाटक इलाके में गोवर्धन पूजा खास होती है। भगवान गोवर्धन के लिए 56 भोग का प्रसाद सजा है। यहाँ भगवान गोवर्धन महाराज खास और अद्भुत श्रृंगार के साथ सजे हुए हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त सुन पा रहे होंगे हमारे को, कोटा से लाइव जुड़े हुए हैं। ये भव्य तस्वीरें भी इस वक्त देखने को मिल रही हैं। ये लाइव तस्वीरें भी, क्योंकि अभी हमने सज धज कर जो गोवर्धन जी का श्रृंगार किया गया उन तस्वीरों को देख रहे थे। कोटा से लाइव हिमांशु हमारी आवाज सुन रहे होंगे। 56 भोग कहें तो उनको प्रसादी के तौर पर यहां अर्पित किया गया। पूरी परंपरा क्या है, क्या खास है कोटा में, जानते हैं सीधा हिमांशु को। हिमांशु, दिखाइए तस्वीरें और बताइए। देखिए, बिल्कुल देख सकते हैं कोटा का ये खेड़ली फाटक इलाका है और बहुत ही अद्भुत श्रृंगार भगवान गोवर्धन का किया हुआ है, और साथ में ये 56 भोग और 56 भोग की खास तस्वीरें। फिलहाल एक एक करके भगवान गोवर्धन को 56 भोग का जो भोग लगाया जा रहा है, और साथ में गोवर्धन महाराज के जयकारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। आज का दिन यही खास तौर पर जाना जाता है, आज के दिन की परंपरा भी यही है, और दीपोत्सव में गोवर्धन पूजा की मान्यता भी अपने आप में खास है। जब इंद्र का कोप था और उस कोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए भगवान गोवर्धन ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब से ही मान्यता है गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा का विधान है, और आज देख सकते हैं उतनी ही बड़ी धूम। और फिलहाल ये बहुत खास तस्वीरें कोटा के खेड़ली फाटक इलाके से हैं। भगवान गोवर्धन का ये श्रृंगार आपको बहुत अद्भुत और बहुत खास नजर आएगा। ये साथ में 56 भोग की तस्वीरें, एक एक करके सभी 56 भोग भगवान गोवर्धन के यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उतनी ही बड़ी आस्था यहाँ पर लोगों की है। साथ में ये तस्वीर भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि कोटा में ये गोवर्धन पूजा जो है वो शहर के ज्यादातर लोग इस गोवर्धन पूजा का हिस्सा होते हैं। भगवान गोवर्धन को खास तरह का जो भोग है वो लगाया जाता है, और खास जो है वो यहाँ पर पूजा में लोग शामिल होते हैं, और इसके साथ ही शुरुआत होती है अन्नकूट की। और ये 56 भोग की तस्वीर, साथ में भगवान गोवर्धन का ये भव्य नजारा, भव्य तस्वीर, इसके दर्शन फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान के तमाम दर्शक अपने घर पर बैठ करके कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन भगवान गोवर्धन पूजा का ही है, गोवर्धन पूजा का ही विधान है, और इससे खास तस्वीर नहीं हो सकती। भगवान गोवर्धन के इससे खूबसूरत, इससे अद्भुत दर्शन जो है वो नहीं हो सकते। और साथ में फिलहाल देख सकते हैं कि
राधे रानी के जय गूंज रही है, भगवान गोवर्धन के जयकारे यहाँ पर गूंज रहे हैं और इसके साथ ही भगवान गोवर्धन की पूजा यहाँ पर खास तौर पर खास तरीके से चल रही है। बिल्कुल, और लोगों में भी काफी उत्साह है इसको लेकर। और ये जो आप खास तौर पर भगवान गोवर्धन की ये पूजा अर्चना दिखा रहे हैं, कब से ये परंपरा कब से चली आ रही है? कुछ बात कीजिए भक्तों से, अगर पंडित पुरोहित भी हैं तो उनसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। लोगों से बात करूंगा, आज के दिन पूजा होती है, क्या यहाँ की मान्यता है और खास ठाकुर जी का श्रृंगार? ठाकुर जी का श्रृंगार एक्चुअली मतलब ठाकुर जी का श्रृंगार है स्वर्ण और अपने चांदी का दोनों का ही बनाया जाता है। साथ साथ में जो स्वरूप है, जैसा कि अपने गोवर्धन में जो होता है, सेम स्वरूप यहाँ देने की पूरी कोशिश करते हैं। और साल बाई साल मतलब हर साल मतलब कुछ न कुछ मतलब चेंजेस होते रहते हैं। मतलब एक बहुत छोटे स्तर से शुरू किया था कई वर्षों पहले, या कभी बड़े आयोजन के रूप में रूप लेता जा रहा है ये। बिल्कुल, आप बताइए यहाँ पर आप बताइए किस तरह से ये पूजा जो है वो खास होती है? जी, सभी भक्तजन मिलकर यहाँ पे गोवर्धन का आयोजन करते हैं। सुबह से तैयारी में सब जुटते हैं। यहाँ पे शाम को ये आकृति जो आप देख रहे हैं स्वर्ण रजत के श्रृंगार से तैयार की गई है। अभी 56 भोग दर्शन आपके सामने है। यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। स्वर्ण श्रृंगार से भगवान गोवर्धन का श्रृंगार किया गया है। साथ में अद्भुत 56 भोग की तस्वीर है और ये 56 भोग भगवान गोवर्धन को यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही गोवर्धन पूजा जो है वो भव्य तरीके से यहाँ पर हो रही है। तो अपने आप में खास तस्वीर है भगवान गोवर्धन के। बिल्कुल महिमांशु, इन तस्वीरों के लिए, पूरी कवरेज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गोवर्धन पूजा पर्व के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूछरी का लौठा पहुंचे। यहां श्रीनाथ जी के मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पत्नी गीता देवी के साथ विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक किया। श्रीनाथ जी और गिरिराज जी की पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों की खुशहाली और अमन चैन की कामना। और इस गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में मैं सभी प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान बंसी वाले से, गिरिराज जी से, गोवर्धन जी महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान बने, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान बने। सभी बहुत ही प्रेम से, भाव से राजस्थान की जनता, राजस्थान का एक एक व्यक्ति को गोवर्धन जी महाराज जी का आशीर्वाद मिले। आज देश भर में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है और इसको अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। घरों में इस मौके पर गोबर से गिरिराज महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है। इस मौके पर जयपुर के अक्षय पात्र मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई है। अन्नकूट महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। मोटे अनाज का भोग लगाया गया है। इस मौके पर भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा जयपुर में आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर इस अवसर भगवान की बहुत ही सुंदर झांकी सजाई गई है। गिरिराज गोवर्धन की झांकी, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की आज से 5000 साल पहले, उसी प्रकार से ये आज अनवरत हर साल मनाया जाता है। और हरे कृष्णा मूवमेंट के माध्यम से आज केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया के 150 देशों में गोवर्धन पूजा की जाती है। यहाँ पर 108 से अधिक भोग लगाए जाएंगे भगवान को। रामगंज मंडी में पशुपालक महिलाओं ने आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर विधिवत पूजन की, जिसमें सुहागिन महिलाओं ने सुबह से ही घर में आंगन में गोबर के गोवर्धन को बनाना शुरू किया। मंडप में रंगाई कर गोवर्धन स्वरूप बनाया गया। ऐसे में आसपास की महिलाओं ने भी पूजन में शामिल हुई और शहर के गोवर्धनपुरा गांव गुर्जर मोहल्ले में महिलाओं ने गोबर के गोवर्धन बनाकर फूलों से मंडप को सजाया। पूजा के शुभ मुहूर्त में गोवर्धन जी के फूल, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य, मिठाई आदि अर्पित कर पूजन करते हैं। उनके नाभि स्थान पर मिट्टी के बड़े से दीपक में बताशे, दूध, दही आदि रखकर पूजन की और उनकी गोवर्धन जी के 7 बार परिक्रमा कर गोधन, संतान, धन आदि में वृद्धि की कामना की गई।
बारां में गोवर्धन पूजा के मौके पर भगवान गोवर्धन नाथ की परिक्रमा का आयोजन किया गया। इस दौरान खंडेलवाल समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भगवान गोवर्धन के सुंदर स्वरूप की नगर परिक्रमा कराई गई। इस यात्रा की शुरुआत ढोल नगाड़ों के साथ अस्पताल रोड के धर्मादा चौराहे से की गई, जो सदर बाजार, श्रीजी मंदिर, सब्जी मंडी और प्रताप चौक होकर निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जगह जगह लोगों ने गोवर्धन का पूजा अर्चन किया। भ्रमण के बाद यात्रा फिर से धर्मादा धर्मशाला पहुंची। भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया। बता दें कि इस दौरान श्रद्धालु मौजूद थे। पूरे देश भर में दीपावली के बाद अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है। आज के दिवस भगवान श्री गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूरे वर्ष धन धान्य वसुंधरा को उपजाऊ बनाने तथा पूरी संपन्नता के लिए माने जाने वाले देवता हैं। इसी संदर्भ में आज खंडेलवाल समाज की भी बारां में दूसरी श्री गोवर्धन पदयात्रा है। गोवर्धन पूजा आज धूमधाम से मनाई जा रही है। अलग अलग रंग शहर और ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। कोटा के अर्जुनपुर गांव में बड़ी उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया गया। गांव की सभी महिलाएं एक साथ बड़े गोवर्धन महाराज की प्रतिमा तैयार करती हैं। विधि विधान से गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पूजा में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भी शामिल हुई, वो भी इस पूजा का हिस्सा बनी। पूरे रीति रिवाज और परंपरा के साथ कल्पना देवी ने भी न केवल पूजा की बल्कि गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाते हुए और गाँव के स्थानीय गीत भी कल्पना देवी गाती हुई नजर आई। बैठ जाओ ना, आप लोग भी बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ सब। गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। अलग अलग रंग शहर और ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। कोटा के अर्जुनपुर गांव में बड़े उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया गया। गांव की सभी महिलाएं एक साथ बड़े गोवर्धन महाराज की प्रतिमा तैयार करती हैं और फिर पूरे विधि विधान से गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पूजा में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भी शामिल हुए और वो भी इस पूजा का हिस्सा बनी। पूरी रीति रिवाज और परंपरा के साथ कल्पना देवी ने भी न केवल पूजा की बल्कि गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाते और गांव के स्थानीय गीत भी कल्पना देवी गाती हुई नजर आई। बैठ जाओ ना, आप लोग भी बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ सब। गोवर्धन पूजा के अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीरें खास तौर पर आज देखने को मिल रही हैं। कोटा का अर्जुनपुरा गांव, जहां पर गोवर्धन पूजा की खास मान्यता है, खास धूम के साथ इसको मनाया जाता है। फिलहाल ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो लगभग गांव के ज्यादातर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और साथ में आप देखेंगे तो भगवान गोवर्धन का जो एक बड़ा स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। गाय के गोबर के साथ पहले पहरे में ये गोवर्धन की प्रतिमा तैयार कर दी गई और अब अलग अलग जो भोग है वो भगवान गोवर्धन को यहाँ की जो महिलाएं हैं अपनी परंपरा के हिसाब से लगा रही हैं। खास बात ये कि यहाँ की विधायक, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, वो खुद यहाँ पहुंची और गोवर्धन पूजा का हिस्सा बनी। भगवान की जैसे पूजा होती है वैसे पूजा की। मैम, आज के दिन को अपनी परंपराओं के साथ खास मानते हैं, आपने कैसे पूजा की और आज के दिन के महत्व को आप बताएं। सबसे पहले तो सभी को दीपावली पे बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज कोटा में गोवर्धन पूजा के साथ गुर्जर समाज की ओर से खास परंपरा का रंग देखने को मिला। यहाँ जानवरों की तंदुरुस्ती के परीक्षण के लिए खेल रखा जाता है जिसे खेखरिया कहा जाता है। यही नहीं, इसमें ग्वाल और पशुपालकों की भी शारीरिक मानसिक फुर्ती की कसौटी तौली जाती है। इस खेल की योजना पशुपालकों को एक दिन पहले ही करनी होती है। खेखरिया खिलाने वाले दल का नाम ग्वाल टोली होता है, जिसके बाद खेखरिया का खेल खेला जाता है। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। हर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर भी गुर्जर समाज के या पशुपालक लोग रहते हैं, इनमें अन्य समाज भी होते हैं, उनकी परंपरा ये है, मान्यता है कि उनके जानवर अक्सर बाड़ों में रहा करते हैं। बाड़ों में रहने के कारण उनके साथ में हिंसक जानवरों से अक्सर मुठभेड़ हुआ करती है। जंगली कुत्ते या छोटे जानवर जिन्हें पैंथर वगैरह अपन बोलते हैं, इनके द्वारा इनके बछड़ों को उठाकर ले जाने की जो घटनाएं सामने आती है, उसी को प्रतिरूप के रूप में देखते हुए ये लोग जानवर को आक्रामक सिखाने के लिए, आक्रामकता बताने के लिए, सिखाने के लिए इस तरह का एक आयोजन किया जाता है। प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर आज भी काफी बढ़ा हुआ है। एक तरफ मौसम का बदलाव, तो इस साल दिवाली सीजन में 2 दिन लगातार आतिशबाजी से
प्रदेश के कई शहरों में वायु की गुणवत्ता मानक पैमाने से काफी खराब रही। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जारी प्रदूषण के आंकड़ों के मुताबिक आज भी प्रदेश के एक शहर में 300 पार तो 12 शहरों में 200 के पार प्रदूषण रहा। राजधानी जयपुर समेत कई शहर ऐसे हैं जहां पर 200 से ऊपर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। जयपुर की आबो हवा का अगर हम आपको नज़ारा दिखाना चाहें तो चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह का वातावरण जयपुर की जो ऊंचाई से नज़र आता है और यहाँ पर प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी में कितनी कमी आ रही है। हालांकि सर्दी के इस मौसम में लगातार फॉग और स्मॉग की वजह से लगातार जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता रहता है तो वो इजाफा भी जारी है जो कि मौसम की वजह से है, जिसमें तात्कालिक कारण पराली और आतिशबाजी भी जुड़ जाती है। फिलहाल प्रदूषण नियंत्रण मंडल की माने तो सर्दी के इस शुरुआती मौसम में जैसे जैसे मौसम के अंदर तापमान गिरेगा, फॉग बढ़ेगी और स्मोक जो कि धुएं के रूप में उसमें मिलेगा, तो स्मोग जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को पूरी तरह से गड़बड़ा देता है, उससे लोगों को नुकसान होने का ख़तरा बढ़ता रहेगा। क्योंकि जो औसत पैमाना है वो 100 का है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी भी शहर में 100 से नीचे रहता है तो लोगों की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन अगर वो 100 से ऊपर जाता है तो फिर लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल पिछले एक सप्ताह से लगातार प्रदूषण नियंत्रण मंडल, स्वास्थ्य विभाग और तमाम जिम्मेदार एजेंसी इस दिशा में काम कर रही हैं। फिलहाल एडवाइजरी ये जारी की गई है कि जो लोग इस मामले में सेहत से जुड़ी जो है परेशानियों से जूझ रहे हैं, ख़ास तौर पर अस्थमा के मरीज़ हैं, गर्भवती महिला हैं और दूसरे लोग हैं, वो अभी भी इंडोर एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा ना करें क्योंकि उससे उनको नुकसान हो सकता है। नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर जैसे ज़्यादा प्रदूषण वाले महीनों में भी लोगों को साफ़ सुथरी हवा सांस लेने के लिए मुहैया हो सके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पर्यटन नगरी जैसलमेर में एक और खुशखबरी आई है। इंडिगो एयरलाइंस ने जैसलमेर से जयपुर के लिए 1 दिसंबर से फ्लाइट रन करने की घोषणा की है, जिससे गुलाबी नगरी से जैसलमेर के लिए सीधी हवाई सेवा मिलेगी। इस हवाई सेवा के जुड़ने से जैसलमेर में और ज़्यादा पर्यटक आएंगे और पर्यटन बिजनेस से जुड़े लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इंडिगो एयरलाइंस ने 1 दिसंबर से जयपुर जैसलमेर जयपुर हवाई सेवा की घोषणा करने के साथ ही इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। वहीं जयपुर के लिए 27 अक्टूबर से अप्रूवल ली थी, मगर कंपनी ने अब 1 दिसंबर से जयपुर फ्लाइट को शुरू करने का फैसला लिया है।